तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है काव्य खंड का वो है वसंत आया और तोड़ो। इसके दो भाग हैं इस कविता के भी। और रघुवीर साय जी द्वारा रचित ये कविता जो है वसंत के आगमन की सूचना और हमारे मन पर जो आलस की ऊब जो पड़ी है उसको समाप्त करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इस कविता में जो है कहा है। वसंत आया यानी वसंत आने का यानी आगमन की सूचना कवि को कैसे पता लगती है, तो कवि ने रघुवीर साय जी ने वो बताया है। क्योंकि आज जो है मनुष्य वो प्रकृति से बिल्कुल भिन्न हो गया है। वो प्रकृति को जानने का प्रयास नहीं करता कि कब जो है किस प्रकार किन लक्षणों से हमें पता चले कि कौन सी ऋतु, कौन सा मौसम जो है वो प्रारंभ हो गया है। मनुष्य आजकल कैलेंडर से और तारीख देखकर ही पता लगाता है कि कौन सा महीना और कौन सा जो है ऋतु का आगमन जो है हुआ है। तो उस पर गहरी आलोचना जो है कवि रघुवीर साय जी ने की है। और तोड़ो तोड़ो जैसे बंजर भूमि को तोड़ने की जरूरत होती है, उसको संवारने की जरूरत होती है, तभी वो भूमि जो है उपजाऊ बनती है। तो वैसे ही मन पे पड़ी हुई या आलस को तोड़ने की बात यहाँ पर रघुवीर साय जी ने कही है अपनी इस कविता से, ओज गुण युक्त वीर रस वाली कविता से, दूसरी कविता से। तो ये बात यहाँ पर की है। तो हम दोनों को जान लेते हैं क्या कहा है। पहले कवि परिचय पर आ जाते हैं। जन्म परिचय। रघुवीर साय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी 9 दिसंबर 1929 को 1929। उनकी सारी की संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई है। और 1951 में अंग्रेजी साहित्य से यानी अंग्रेजी विषय में एमए जो है उन्होंने किया। एमए की डिग्री यानी स्नातकोत्तर की डिग्री जो है वो प्राप्त की। इसके बाद कहाँ उन्होंने काम किया और उनको जो है कौन से पुरस्कार जो है मिले हैं, तो रघुवीर साय ने संपादक के रूप में अखबार के जो एडिटर होते हैं उनके रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में यानी रेडियो समाचार विभाग में कुछ रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से, ये तक अलग हुआ, इसको सेट कर देते हैं, तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे। और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान समाचार पत्रिका का संपादन किया। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पर। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो, जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर साय रचनावली प्रकाशित हुई है, यानी 6 भाग हैं रघुवीर साय रचनावली के, जिसमें उनकी सारी रचनाएं हैं और जिनमें लगभग सभी रचनाएं संग्रहित की गई हैं। रचनाओं के बारे में मुख्य है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो, जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और रघुवीर साय की जो रचनावली है 6 खंडों में प्रकाशित की गई है, तो ये ध्यान रखना है। जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। शिक्षा के बारे में सारी शिक्षा लखनऊ में ही होना और 1951 में अंग्रेजी साहित्य से एमए करना। और बाकी विभिन्न अखबारों में संपादक के रूप में काम और आकाशवाणी यानी रेडियो समाचार विभाग में काम करना। और एक कल्पना पत्रिका जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी उसमें संपादन से काम। और दिनमान नामक समाचार पत्र का संपादन किया। लोग भूल गए उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये हैं उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हो गई। अब आते हैं साहित्यिक परिचय पर। तो रघुवीर साय नई कविता के कवि हैं, अर्थात नई रचनाओं के कवि, यानी आप आजकल आधुनिक कविताओं के। तो उनकी कुछ कविताएं अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। अज्ञे सच्चिदानंद वात्सायन, हीरानंद वात्सायन जो अज्ञे के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनके दूसरा सप्तक नामक उसमें संकलित है उनकी कविताएं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा, यानी निबंधात्मक जो है गद्य वो लिखे हैं। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभव यानी अपने अनुभव के आधार पर जो है जग जीवन या जन जीवन के अनुभव की रचनात्मक अभिव्यक्ति, या रचनात्मक का मतलब रचना की जो अभिव्यक्ति है, यानी अपने अनुभवों को आधार बनाकर लिखना, तो अभिव्यक्ति प्रदान की है, यानी स्वयं उसको अनुभव करके उसको लिखना जो है व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, जो चारों ओर फैला हुए सामाजिक जो अनेक संदर्भ थे, अनेक विचार थे, उनका निरीक्षण करके, जांच करके, अनुभव करके और बोध कर ज्ञान को व्यक्त करके जो है कविता में उन्होंने व्यक्त किया है, ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है।
रघुवीर साय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक प्रयोग किया है, वर्णनात्मक प्रयोग जो किया है उन्होंने, पत्रकार दृष्टि का विशेष उपयोग किया है काव्य रचनाओं में। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा यानी मानवीय दुख जो छिपा रहता है। तो उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। भाषा वैशिष्ट, भाषा की बात करें तो इनकी काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया। उनकी काव्य भाषा बिल्कुल सटीक है, दो टूक यानी सीधा दो शब्दों में कह देना यानी सीधा बोलना, सच बोलना, सत्य बोलना, विवरण प्रधान है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयास पूर्वक बचते हैं, अर्थात अनावश्यक शब्द जिनका प्रयोग नहीं उनके प्रयोग से जो है बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव यानी भय से आक्रांत पीड़ित अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति यानी जोश रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर साय ने मुक्त छंद के साथ छंद में भी काव्य रचे हैं, जैसे काव्य कवित छंद होता है, सवैया पद आदि छंद होते हैं। तो जीवनानुभव की अभिव्यक्ति के लिए यानी जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए वे कविता की संरचना अभिव्यक्ति यानी अपने अनुभवों को लिखने के लिए कविता की संरचना यानी रचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं, अर्थात कोई विशेष कहानी जो है इसके पीछे छिपी होती है वो प्रयोग में लाते हैं। 30 दिसंबर 1990 को यानी 1990 को इस संसार को छोड़कर चले गए। अब आते हैं हम कविता में। यहाँ केवल संकेत और व्याख्या सहित दे रखा है, हम चलते हैं काव्यखंड में। वसंत आया अर्थात वसंत का आगमन की सूचना के बारे में वर्णन यहाँ पर जो है रघुवीर साय जी ने किया है। तो इस कविता को हम पढ़ लेते हैं। जैसे बहनदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कोकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्रियाए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना कि बसंत आया है। कल मैंने जाना कि बसंत आया है। दा बड़ी बहन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बहन दा कहती है यानी जैसे बड़ी बहन कहती है, कहती थी का अभिप्राय यहाँ पर है कि बताती थी कि बसंत आने के आगमन के समय क्या होता है। तो बड़ी बहन ने बताया था कि अशोक के पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, चुरमुरा जाते हैं अर्थात भुरभुरे हो जाते हैं, और चिड़िया कोयल जो है कूकने लग जाती है, और पत्ते जो है आगमन के समय के पेड़ों से सूखे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, प्रियाए पत्ते। और सुबह सुबह की हवा, ताजी हवा ऐसी होती है जैसे हल्की गर्म हवा होती है, जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो, और गोल गोल घूमती हुई सी आती है, फिरकी की तरह आती है और चली जाती है। तो ये सब बातें सुनी थी। तो उसी प्रकार जैसे बहन दा कहती यानी बड़ी बहन जैसे कहती थी, उसी प्रकार ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, यानी पास ही में कोई बंगला है, भवन है, मकान है, उस पर एक चिड़िया जो है, एक अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया जो है वो कूकने लगी यानी आवाज करने लगी। जो चिड़िया की स्वाभाविक आवाज होती है वो कूकना होता है। और जब सुबह सुबह प्रातः काल रघुवीर साय जी सड़क के किनारे चल रहे थे तो लाल लाल बजरी पर चुरमुराए हुए पत्ते यानी चरमराने की आवाज, जो सूखे पत्तों की आवाज आती है, वो चुरमुराए पत्ते जो है वो पांव के नीचे आए, जो ऊंचे तरुवर से यानी जो ऊंचे पेड़ से गिरे हुए थे। वह छायादार पेड़ होता है तरुवर, तो ऊंचे छायादार पेड़ से जो गिरे हुए थे वो लाल लाल पत्ते जो है, वो लाल बजरी पर वो चुरमुराए पत्ते, पीले पत्ते जो है पैरों के नीचे आए। बड़े बड़े प्रियाए पत्ते यानी बड़े बड़े पीले पत्ते जो पीले पड़ गए थे, सूख गए थे, वो पत्ते वो जो है ऊंचे तरुवर से गिरे हुए यानी छायादार वृक्ष से गिरे हुए पांव के नीचे आए। बड़े बड़े पीले पीले पत्ते जो है सुबह प्रातः काल रघुवीर साय ने सड़क पर यानी लाल बजरी पर पड़े हुए देखे। सड़क के आसपास जो बजरी पड़ी होती है यानी रोड़े पड़े होते हैं उस पर पड़े हुए देखे। अर्थात जैसा बहन ने कहा था वैसा ही उनको अनुभव हुआ। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, हवा ऐसे आ रही थी, खिली हुई हवा आई यानी प्रसन्न हवा, खिली हुई हवा।
सॉरी, बीच में कट हो गई थी वीडियो, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे ध्यान नहीं दिया। लाइट नहीं थी इसमें, बैटरी नहीं थी, तो लाइट भी नहीं है, वास्तविक रूप में है, तो थोड़ा बहुत चार्ज किया है इन्वर्टर से। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं। तो किस प्रकार जाना है बसंत के आगमन को कवि ने, रघुवीर साय ने, तो वैसे बताया है कि उन्होंने जाना कि बसंत आया है। कैसे आया कि प्रसन्नता युक्त यानी खुली हवा, थोड़ी सी हल्की गर्म हवा ऐसी आई जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो, तो फिरकी की तरह घूमती हुई आई और पास से गुजर गई। तो इस प्रकार पैदल पथ पर चलते चलते कवि ने जाना कि बसंत आया है। ये था। इसमें अलंकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो, फिरकी सी आई और जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो, लास्ट लाइन से चलते हैं। तो इन्हीं से पता लग रहा है कि इसमें जैसे और सी, सा से सी इसमें, और जैसे इसमें उपमा अलंकार होता है। सॉरी। इसके बाद जो है प्रियाय पत्ते, ये देख लेते हैं। इससे ऊपर वाली लाइन में पीले पत्ते, यानी पहले यहाँ से है प्रियाय पत्ते पे की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें बड़े बड़े शब्द इसी से पहले आया, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार जो है इसमें है। अब इसमें एक लाइन है लास्ट में, चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया है। तो चलते 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 दो बार आता, तो चलते चलते बीच में योजक चिन्ह होता तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर विवक्षा अलंकार है। शब्द की अधिकता जब हो जाती है, कई बार एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर विवक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। छंद की बात करें तो छंद मुक्त रचना है, रस शांत रस है, माधुर्य गुण से युक्त है, भाषा अत्यंत सरल सहज भावानुकूल, हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट खंड पर, कि और यह कैलेंडर से मालूम था, यानी वसंत के बारे में और अधिक ज्ञान की बात कैसे थी कि और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोरावेंगे रस रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे, यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है। ये था वसंत का स्वाभाविक रूप, जैसे बड़ी बहन कहती थी कि वसंत कैसे कैसे पता चलता है। अब कवि कहते हैं रघुवीर साय जी कि मैंने कैसे जाना कि वसंत आया है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर से पता था। कि इस दिन इस वार मदन महीने की यानी कामदेव महीने की यानी वसंत के महीने की पंचमी तिथि होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन दफ्तर में छुट्टी होती है। यह सबूत था, क्योंकि वसंत पंचमी की छुट्टी होती है, तो इसीलिए यही सबूत था, यही प्रमाण था कि उस दिन जो है वसंत पंचमी जो है इस दिन इस वार को इस तिथि को जो है होगी। और ये किससे पता था? कैलेंडर से पता था। और कविताएं पढ़ते रहने से, अर्थात वसंत के बारे में बहुत सारी कविताएं पढ़ते रहने से यह तो पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं ढाक के जंगल, अर्थात ढाक का पेड़ होता है, पलास का पेड़ होता है, उसके जो पत्ते हैं वो वसंत ऋतु के आगमन पर प्रारंभ में जो है जंगलों में आग लग जाते हैं। जैसे अमेरिका आदि के बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पर ढाक के पेड़ है और वहां पर आग लग जाती है हर बार वसंत के समय पर। तो दधक दधक कर, दहर दहर का अर्थ होता है दधक दधक कर दहकेंगे, यानी जलेंगे कहीं ढाक के जंगल, ढाक के जंगलों में आग लग जाएगी कहीं। तो ये सब पता था कविताएं पढ़ते रहने से, वसंत के समय पर ये होगा। आम बोर आवेंगे, और आम के पेड़ों पर बोर यानी फूलों के गुच्छे जो आम के होते हैं वो आ जाएंगे। बोर होता है कोर, जो गुच्छे होते हैं आम के, फूल के गुच्छे जो होते हैं आम के पेड़ पर, तो वो आएंगे, यानी वसंत ऋतु में आम पर बोर आ जाता है, यानी फूलों के गुच्छे लग जाते हैं। रस रंग रस गंध से, यानी रंग से यानी विभिन्न रंगों के फूलों से, रस यानी उसकी सुगंध से, महक से, गंध से, लदे फंदे दूर विदेश के नंदन वन होंगे यशस्वी, यानी उससे अच्छी प्रकार लदे फंदे यानी खूब फूलों से फलों से लदे हुए दूर विदेशों के यानी दूसरे देशों के नंदन वन, वैसे नंदन वन इंद्र का वन होता है,
जो दैविक वन होता है उस वन को बोलते हैं। तो सुंदर वन जो है यशस्वी होंगे, यानी उनका यश गान गाया जाएगा। यानी वसंत ऋतु आने पर जो है सब इस प्रकार जो है दूर विदेशों के वन भी जो है सजे धजे होंगे। मधुमस्त पिक, यानी वैसे मधुमस्त होता है मदमस्त होकर, वैसे यहाँ मधु का अर्थ शहद होता है। तो शहद से मस्त यानी शहद पीकर या फूलों का रस पीकर, पिक भौर यानी कोयल और भंवरे आदि अपना अपना कृतित्व अपने अपने कार्य अभ्यास करके दिखावेंगे, यानी फिर से अपने अपने कार्य का अभ्यास करके दिखावेंगे, यानी दोहराएंगे। जैसे हर बार बसंत ऋतु तब आती है जब कोयल और भंवरे जो है अपना अपना कार्य करके दिखाते हैं, अपने अपने कलाएं दिखाते हैं। यानी कोयल की मधुर आवाज और भंवरों की मधुर गुंजार ये वसंत ऋतु में शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि अपने अपने कार्य अभ्यास करके दिखावेंगे। ये सब किससे पता था? कविताएं पढ़ते रहने से कवि को पता था। वैसे कवि ने बसंत को कैसे जाना? कैलेंडर से पता था कि इस दिन इस वार को मदन महीने यानी वसंत के महीने की पंचमी तिथि होगी, ये पता था। यह नहीं जाना था कि यह नहीं सोचा था कभी कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, यानी आज कल के जो नगण्य दिन है अर्थात जिनके जो न गिनने योग्य दिन है, अर्थात जिन दिन तुच्छ दिन, आज के जो तुच्छ दिन है, क्योंकि अच्छे दिन आज के क्यों नहीं? क्योंकि आदमी आज कैलेंडर से या तिथि पर या मशीनों पर आधारित हो गया कि आज ये दिन है, आज वो है, आज ये ऋतु है, इसलिए इस प्रकार के तुच्छ दिन में जानूंगा जो गिनने योग्य नहीं थे। यह नहीं जाना था जैसे मैंने जाना, जैसे मैंने कैलेंडर से पता लगाया कि वसंत आया है। वैसे वसंत आगमन की सूचना वसंत अपने आप देता है, यानी वसंत ऋतु अपने आगमन की सूचना स्वयं दे देती है कि क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इस प्रकार जो है ये न गिनने योग्य दिन भी मैंने देखूंगा और मैं जानूंगा कि ऐसे बसंत आया है। अर्थात आज के आधुनिक युग में जो लोग सब कुछ कैलेंडर और मशीनों पर आधारित होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल साधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कब बसंत ऋतु आई, कब ग्रीष्म ऋतु आई, अर्थात वो नहीं अंदाजा लगाते। उनको नहीं पता हवाओं का चलने का क्या अभिप्राय है, कौन सी पूर्वी हवा चलती है तो क्या होता है, पश्चिमी हवाएं चलती है तो क्या होता है, क्योंकि उन आप जो है लोग जो है कैलेंडर पर और इलेक्ट्रिकल संसाधनों पर निर्भर हो गए हैं, और सरकार का ही दायित्व हो गया है कि मौसम कौन सा है ये बताएंगे। तो ये था, ये वैसे वास्तविकता यही बताने का प्रयास जो रघुवीर साय ने कहा कि मैंने क्योंकि भूल गए वो बसंत के बारे में, तो उन्होंने एक बार कैलेंडर से ध्यान आया कि ये बसंत का महीना है, और वसंत के महीने के बारे में बहन ने क्या बताया और कविताएं पढ़ते रहने से वसंत के बारे में क्या जानकारी उनको थी। तो ये था, इसके शब्द मैंने बता दिए हैं। वैसे अमुक वार अमुक दिन, यानी अमुक वार का मतलब जो सोमवार मंगलवार आते हैं, इस वार को इस दिन इस वार, अमुक का अर्थ होता है इस दिन इस वार, यानी इस तिथि को और इस वार को मदन महीने की यानी वसंत के महीने की, वैसे मदन का अर्थ कामदेव होता है, कामदेव का महीना वसंत का महीना कहलाता है, पंचमी तिथि होगी। ये नहीं पता था। पांचवी तिथि शुक्ल पक्ष वसंत ऋतु का पांचवी तिथि जो है वो मान्य होती है। तो ये था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, तोड़ो कविता पे। छोटी सी कविता है तो इसको भी जान लेते हैं कि वैसे इसके अलंकार मैंने नहीं बताए हैं अभी, कि प्रॉब्लम जो है वो बार बार लाइट की आ रही है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतनी देर ये चल जाए। इसमें जो अलंकार देख लेते हैं, तो इसमें शब्द जो आए हैं अलंकारिक, वो मदन महीना आया है तो मैमे की आवृत्ति है, तो मदन महीने की होवे की पंचमी, तो इस लाइन में जो अमुक बार अमुक दिन, तो मदन महीना मैमे की आवृत्ति यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दहर दहर दहकेंगे, तो ये शब्द दहर दहर दहकेंगे, दह की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और दहर दहर में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर है। इसके बाद जो है मधुमस्त शब्द आया है। मधु का अर्थ शहद भी होता है, और मदमस्त यानी जो अर्थ दो तीन निकल रहे हैं मधुमस्त के, तो इसलिए यहाँ पर जो श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये अलंकार है छंद मुक्त रचना शांत रस माधुर्य गुण तत्सम शब्दावली से युक्त है, क्योंकि बहुत सारे शब्द संस्कृत के यहाँ पर लिए गए, जैसे मधुमस्त लिया गया है,
और नगण्य दिन लिया गया है, न गिनने योग्य जो दिन होते हैं वो लिए गए हैं। तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे लिए गए थे जो संस्कृत शब्द से जो है यशस्वी शब्द था। तो यशस्वी शब्द जिसका अर्थ यशगान मान सम्मान प्राप्त करेंगे, तो ये अर्थ निकल रहा था। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो जो ये संस्कृत से उठाए गए, तो तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक कविता है हमारी नेक्स्ट, तोड़ो तोड़ो। तो तोड़ो का अर्थ मैंने समझा दिया कि यहाँ पर मन में आलस ऊब जो है उसको तोड़ने की बात की गई है। और ये जो हमारे मन और आलस की रूपी चट्टान है, ये इनको तोड़ने की बात की गई है। तो इसको पढ़ लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन, टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, आधे तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। वैसे ओज गुण है और वीर रस का प्रभाव है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही पता लग रहा है कि जोश है इस कविता में, उत्साह है। तो इसलिए ये जो है वीर रस प्रधान जो है कविता है। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने, अर्थात ये जो पत्थर ये जो मुसीबत है जीवन में, जो झूठे बंधन हैं, इन सबको अपने जीवन में अपने आगे से हटा दो, तभी हम धरती को हम वास्तविकता को जान पाएंगे। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती धूप है, अर्थात हमें सुना है कि मिट्टी में रस है तभी तो इसमें धूप पेड़ पौधे या वनस्पतियां उगती हैं। यदि मिट्टी में रस नहीं होता, जल नहीं होता, तो इसमें तो इस प्रकार की वनस्पतियां थोड़ी उगती। तो अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, तो फिर आपने अपने मन पर कैसी ऊब या आलस्य को फैला रखा है। व्यापी का अर्थ होता है फैलाना, यानी क्यों फैलाया हुआ है ऊब को, यानी आलस को क्यों फैलाया हुआ है। आधे आधे गाने या आधे आधे प्रयास, आधे आधे गाने का अर्थ होता है कि आधे आधे प्रयास, इन सबको तोड़ो, यानी पूर्ण रूप से प्रयास आगे बढ़ने का करो, जोश जगाने की बात की गई है। और मन पर जो ऊब है जो आलस है उसको हटाने की बात की गई है, क्योंकि ये जो जीवन में बंधन है, जो झूठे बंधन है, यानी पारिवारिक बंधन है, ये पत्थर है, ये चट्टान, ये मुसीबत है, इन सबको हटाने की बात यहाँ पर कवि के द्वारा की गई है। इसको एक साथ ही जान लेते हैं पूरी कविता को। फिर तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो, यानी ये जो ये जो जमीन है जिस पर जो को कुछ नहीं उत्पन्न होता है, उसर बंजर जो होती है जिस जमीन पे कुछ नहीं उत्पन्न होता, यानी कहने का मतलब अनुपजाऊ जमीन, जो उपजाऊ नहीं है, ऐसी जमीन को तोड़ो। क्योंकि जब अनुपजाऊ जमीन है उसको उपजाऊ बनाना ही पड़ेगा। यानी ये मन जो कुछ पे सृजनशील नहीं है, यानी इस मन के अंदर नई बातें की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो इस बंजरता को छोड़ना होगा। ये चरती परती तोड़ो, अर्थात ये जो चराए घास या पशुओं के चरने के जो स्थल हैं इन सबको तोड़ दो। क्यों? क्योंकि तभी तो फसल होगी, तभी तो ये जो बहाने हैं इधर उधर के कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, उस सबको हटा दो। यानी सीधी मन की ऊब को खींच को तोड़ने की बात की है। सब खेत बनाकर छोड़ो, अर्थात सबको खेत बनाकर संवार कर जो है छोड़ो, यानी अपने मन की खींच को समाप्त करके अपने मन को जो है उत्पत्ति फसल की तरह उत्पत्ति लायक जो है बना दो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोषेगी बीज को, जब वह बीज का पोषण करेगी, बीज को पालेगी, तो इसका मतलब निश्चित रूप से मिट्टी में रस है ही, यानी ज्ञान में बहुत सारा रस है। जब वो नई नई उत्पत्ति के विकास के लिए तैयार होगी, तो हम इसको क्या कर डालें अपने इस मन की खींच को, तो हम ही जान ले। हम हमारे सामने प्रश्न है तो हम क्या करें जीवन में, इस अपने मन की खींच को, इस अपने मन की खींच को जो है समाप्त करके ही जो है हम क्या नहीं कर सकते। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, अर्थात इसको संवारो संवारो संवारो, क्योंकि सुधारो सुधारो सुधारो, सुधरो सुधरो, तभी जाके जो है हम जो है इस नई जैसे ऊसर बंजर जमीन को तोड़ के जो है और चरती परती यानी चराए घास आदि जमीन को तोड़कर जो हम खेत बना सकते हैं, वैसे ही मन की खींच को ऊब को भी समाप्त करके हम जो है इसको नए बीज नए नवांकुर युक्त बीज को जो है उत्पन्न करने के लिए हम इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो हम क्या नहीं कर सकते, इस अपने की मन की खींच को हटाने के लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न किया गया है कि जब हम बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाकर छोड़ दे उपजाऊ बना सकते हैं, तो क्या हम अपने मन की खींच को आलस को नहीं हटा सकते।
तो इसलिए इसने आगे कहा कि घोड़ो घोड़ो घोड़ो, अर्थात सुधारो सुधारो सुधारो, उस जमीन को सुधारो, यानी मन की ऊब को हटाओ हटाओ हटाओ। यही बात यहाँ पर करने का प्रयास किया है। आशा कि मुझे आपको ये समझ में आ गई होगी कवि क्या कहना चाहते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे इसका प्रसंग बनेगा सांकेतिक पद्यांश, हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि, सुप्रसिद्ध कवि रघुवीर शाह जी द्वारा रचित कविता तोड़ो या वसंत आया, जो भी था उससे से उद्धृत है। और प्रत्येक काव्यांश में मैंने दे दिया है, आपको सोल्यूशन जो है मैं पीडीएफ भेज दूंगा कि क्या कहा गया है, वैसे आपकी बुक में होता है। तो इसकी व्याख्या और इसके अलंकार छंद की बात करें तोड़ो की, तो यहाँ पर जो है रस बदल जाएगा। यहाँ पर शांत रस की जगह वीर रस हो जाएगा और गुण ओज हो जाएगा माधुर्य गुण की जगह पर। बाकी छंद मुक्त रचना है और भाषा जो है अत्यंत सरल सहज है, तो वही प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चलो ओके, आज इतना ही। और इसकी से प्रश्न व्याख्या आपने साफ साफ कर लेनी है।